सर, विपक्ष में जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है अब पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को संभाल चुके हैं? जो यूथ है वो तेज प्रताप से आग्रह कर रहा है कि आप एक अलग पार्टी बनाइए और हम सब आपके साथ हैं और 243 विधानसभा जो सीट है उन सब पे आप उम्मीदवार खड़ा करें। क्या लगता है आपको, तेज प्रताप यादव पार्टी बनाएंगे? तो ये उनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है क्योंकि मतलब आप अपनी लीगेसी को आप अपने पुत्र के ही माध्यम से क्यों करना चाह रहे हैं? अगर उनको सत्ता में वहां पे आना है तो इन सारी चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता तेजस्वी और तेज प्रताप जो है राजनीति के एक जोकर हैं? देश की जो जनता है वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा कि हमारे पिताजी पहलवान हैं तो हम भी पहलवान हो जाएंगे। क्या सर, बिहार में जो बीजेपी है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के बिना तैयार हो पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत। और आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। सर, आपका आज के इस खास एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार पॉलिटिक्स के ऊपर, जहां हम बात करेंगे उन तमाम सारे नेताओं के बारे में जो उभरते हुए नेता तो हैं ही, साथ में एक परिवारवाद की फैक्ट्री की पैदाइश भी है। और साथ ही हम बात ये भी करेंगे कि नीतीश कुमार के बाद कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कौन नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय के समाजवादी मॉडल को आगे ले जाने की काबिलियत रखता है। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है मेरा कि बिहार जो है हमेशा से देश की राजनीति को लीड किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर हो या चाहे आज़ादी का दौर हो। आज़ादी से पहले जब महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी तभी बन पाए, नेता तभी बन पाए जब वो चंपारण गए। और उसके बाद फिर उनकी पूरी देश में एक धमक हुई। आज उन्हीं के तर्ज पे बहुत सारी वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज भी काम कर रही हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं, और हर राज्य जो है ये कोशिश में रहता है कि बिहार क्या कर रहा है उसको फॉलो अप करने का। तो क्या सर, ये पहला सवाल ये है कि सर, बिहार की जो मौजूदा राजनीति है, जो वहाँ जो प्रमुख दल और जो नेता हैं, क्या है उनका अभी तक का जो सिनेरियो है? देखिए पंकज जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बेसिकली अभी बिहार एक मतलब बहुत ही इमर्जिंग इश्यूज है इस समय, क्योंकि वहाँ 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और चूंकि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर है। जी जी। तो बिहार की एक फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी भूमिका है भारतीय राजनीति में। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि एक राजनीति का प्रयोगशाला है। आपको ये समझना होगा, क्योंकि देखिए बिहार, अभी जैसे आपने क्वेश्चन में कहा कि महात्मा गांधी जब बिफोर इंडिपेंडेंस भी बिहार का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम मूवमेंट में। और जब महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से आए तो सबसे पहले उन्होंने अपना मूवमेंट जो शुरू किया वो बिहार से शुरू किया और चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को चुना, और नो डाउट वहाँ पे बिहार में किसानों की जो समस्या थी, जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स एट्रोसिटी कर रहे थे, वहाँ का एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स था उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और एक बड़ा ही मजबूत एजिटेशन वहाँ पे इमर्ज कर रहा था। और वहाँ पे महात्मा गांधी जी गए और वहाँ से चंपारण से शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बिहार की क्या भूमिका रही है। आज हम जब मॉडर्न एरा में आफ्टर इंडिपेंडेंस जब बिहार को देखते हैं, तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा। क्योंकि देखिए बिहार की जो उत्पत्ति हुई और लगभग सारे देश की उत्पत्ति हुई, और वहाँ से एक लिगेसी रहा है बिहार का, चाहे एकेडमिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, शिक्षा में जिस प्रकार से वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला हो, जो एक इम्पोर्टेंस रहा है, और वो लिगेसी को आज मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए बिहार की जो लिगेसी है वो एक दिन में नहीं बनी है, उसके पीछे बहुत सारे आर्यभट्ट से लेके हमारे जितने भी थिंकर्स जो भी हुए हैं, जिन लोगों ने इस देश, इस मतलब सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया है। तो बिहार हमेशा से देने वाला राज्य रहा है।
लेकिन आज के इस मॉडर्न एरा में जिस प्रकार से बिहार के साथ अगर आप मतलब अगर फेजेस वाइज देखें, 1947 के बाद से किस प्रकार से बिहार को डायरेक्शन दिया गया, नेहरू की जो पॉलिसीज जो बनाया उन्होंने, जो कि जो भी वहाँ का मिनरल्स है वो बाहर जाएगा, और जिसके चलते वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पाया, इस तरीके की तमाम चुनौतियां हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार जो राज्य है सिर्फ वो एक राज्य ही नहीं है, बल्कि वो मतलब पूरे पॉलिटिक्स का एक प्रयोगशाला है, और वहाँ की जो जनता है वो बड़ी ही मतलब जटिल के साथ साथ जागरूक भी है। तो आपको इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। तो मुझे लगता है कि अभी की जो चुनौती है, आने वाले समय में इस चुनाव में इन सारे चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज 21st सेंचुरी में जिस प्रकार से यूथ लेड पॉलिटिक्स पूरी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, और जिस तरीके से यूथ एस्पिरेशनल हो चुका है, नॉट ओनली इन बिहार, अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड जो यूथ है वो बदलाव चाहता है। तो मुझे लगता है कि बिहार में उसकी झलक आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी। सर, विपक्ष में जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है अब पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को संभाल चुके हैं? देखिए पंकज जी, तेजस्वी जी का यही एक कंट्रीब्यूशन है कि वो लालू जी के बेटे हैं जी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तरीके से फैमिली लिमिटेड पार्टी बन के रह गई, और उनका मोटिव है सबसे पहले अपना विकास, उसके बाद समाज का और जनता का विकास। तो अगर आप लालू जी के पॉलिटिक्स को आप देखिएगा, जिस तरीके से वो बिहार के पॉलिटिक्स में आए, और हम सब जानते हैं कि वो छात्र आंदोलन से निकले हुए लीडर थे जी। और लालू जी का जो कंट्रीब्यूशन भारतीय राजनीति में रहा है वो उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से निकल के आए, छात्र आंदोलन जेपी मूवमेंट जब हुआ उस समय उनको किस तरीके से पहले संसद के सदस्य बने और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये एक सीरीज है, लेकिन आज जो उनकी विरासत उन्होंने जिसको दिया है उसका एक ही लिगेसी है कि वो उनके पुत्र हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिर्फ पुत्र होने से ही आप किसी भी देश का या राज्य का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो एक कास्ट सिस्टम जो बना है और कास्ट को लेके जो पॉलिटिकल पार्टीज, आप देखिए हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक वोट बैंक है, और लालू जी जब आए तो पूरा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को लेके आगे बढ़े, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने दो कम्युनिटीज को टारगेट किया, और जिसको हम हमेशा देखते हैं माई समीकरण जिसको बोला जाता है, मुस्लिम और यादव, तो ये जो दो समीकरण है उसका एक बेस आज भी बिहार में पिछले 30 सालों से अगर आप देख लीजिए तो वो उनके हाथ में है, और जिसका कारण है कि इनकी संख्या भी अच्छी खासी है बिहार में, और वो कहीं ना कहीं उस चीज को ये लोग एड्रेस करता है। और जब चुनाव जब होते हैं, चाहे विधानसभा लोकसभा, तो लोकसभा में तो ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर नहीं आता है, लेकिन विधानसभा में इसका इम्पैक्ट फैक्टर दिखता है। तो ये जो समीकरण है, समीकरण को आप देखिए 2020 में तेजस्वी जी ने आरजेडी को सबसे बिहार में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का उनको श्रेय जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं के लिए बात की, रोजगार की बात की, सिर्फ बात किया तो, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि उनकी जो लिगेसी है, चूंकि आपने बोला कि लालू जी के लिगेसी को आगे लेके चल रहे हैं, तो जब अगर आप कोई चीज आगे लेके बढ़ते हैं तो आपकी जो पास्ट की जो चीज है वो भी आपके साथ ऐड होगी। कि आज जो बिहार की जो स्थिति बनी है उसमें आपके पिताजी का क्या योगदान रहा, आपके शासनकाल में, आरजेडी शासनकाल में बिहार किस दिशा में गया, 90 में पूरे भारत में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट शुरू हुआ, और 90 से इनका राजनीतिक जो पारी है वो शुरू हुआ। तो आज बिहार उस 15 साल का जो आप 90 से लेकर 2005 का अगर आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बिहार का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनौती है, क्योंकि अब आज के डेट में वो बिल्कुल वही, मुझे लगता है कि एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अभी भी सीएम के फेस के रूप में हम किसी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन आरजेडी का क्लियर कट मतलब एक समझ बनती है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके मुख्यमंत्री वही बनेंगे, तेजस्वी जी ही बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं। और बाकी अभी चूंकि नीतीश जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका जो एक 2005 के बाद से जिस प्रकार से उन्होंने बिहार की राजनीति को एक विकास पुरुष के नाते एक डेवलपमेंट रास्ते पे लेके आए, तो उसमें भी बहुत सारे फेजेज हैं। 2005 से 10 का अगर आप उनका कार्यकाल देखिए तो उसमें उन्होंने बड़े ही
अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन बाद में जिस तरीके से वो एक तरीके से वो सारी जो स्कीम थी डिरेल हुआ, लेकिन फिर भी आप उनको अगर जब कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे तो आप ये कहेंगे कि नीतीश जी के शासनकाल में और एनडीए शासनकाल में बिहार का ग्रोथ हुआ है, हर लेवल पे ग्रोथ हुआ है। लेकिन अभी दूसरा पक्ष ये भी आता है कि जिस प्रकार की उनकी नीति रही है, जो दल बदलने का, जिस तरीके से कभी आरजेडी में चले जाते हैं फिर कभी बीजेपी में आ जाते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं बिहार के समाज में इस बार इस चीज को लेके एक इश्यूज बन रहा है। और जिस प्रकार से उनका स्वास्थ्य अभी जो दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक चुनौती होगी कि आने वाले समय में बिहार की जनता किधर रुख करती है। सर, बहुत ही अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने भी शादी जो है दूसरे धर्म की किसी लड़की से किया, और उसी लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं अपने प्यार को उजागर उन्होंने किया, तो उनको घर से, पार्टी से, हर जगह से निकाल दिया गया। ये कहाँ तक सामाजिक न्याय संगत है? देखिए, सबसे पहला चीज तो ये जो सवाल है ये बिल्कुल व्यक्तिगत सवाल है, और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में हमें चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पर्सनल इश्यूज हैं। लेकिन चूंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर है, वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और दूसरे एमएलए हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऑब्वियस है कि बिहार का जो समाज है वो इमोशनल समाज है। इस चीज को आपको समझना होगा। आप भारत के जितने भी राज्य हैं, अगर भारत के सारे राज्यों का अगर ह्यूमन बिहेवियर का स्टडीज कीजिए तो उसमें आपको डिफरेंसेस दिखेगा। जिसको हम बोलते हैं ना कि इंडिया का जो डाइवर्स सोसाइटी है वो स्टेट का डाइवर्स सोसाइटी है, और हर राज्य के लोगों का अपना एक सोचने का ढंग है, समझने का ढंग है। तो खास करके इस प्रकार के जो तेज प्रताप जी का जो इश्यूज आया है, और अभी आपने तेजस्वी जी का जो उनके मैरिज के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि ये बिहार एक ऐसा समाज है चूंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी है वहां पे, और सारे लोग वहीं से निकले हुए लोग हैं, और आप उसी समाज की राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस 21st सेंचुरी में भी ये इम्पैक्ट डलेगा, क्योंकि समाज वहां पे बड़ा ही पर्सनल होकर सोचता है। आप अगर पब्लिक फिगर हैं, तो अगर आपका इंडिविजुअल मैटर है, तो अगर सोसाइटी में अगर आता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर डिस्कशन का पार्ट बनता है, तो उसका राजनीतिक नफा और नुकसान दोनों होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं आई हैं, ये मुझे लगता है कि अगर ये लोग सॉर्ट आउट नहीं करता है तो इसका राजनीतिक जो नुकसान वहां पे होना तय है। लोग आजकल देख रहा हूं सर, इस मुद्दे पे मीम्स लोग शेयर कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि छोटा वाला करे तो रासलीला है, बड़ा करे तो कैरेक्टर ढीला है। ये पूरा, और ऊपर तेजस्वी और उनकी वाइफ की फोटो, और नीचे अनुष्का यादव और तेज प्रताप की फोटो लगा के, और ये टैगलाइन चल रहा है पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। देखिए, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा पंकज जी कि बेसिकली अभी चुनाव का समय है, तो ऑब्वियस है कि जो भी अपोजिशन है या जिस तरीके का भी एक सोशल मीडिया नैरेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो मुझे लगता है कि इसका लोग मिसयूज कर रहा है। लेकिन इसमें उस लालू परिवार की एक लिगेसी है, उनको इसमें आके जल्द से जल्द क्लियरिटी, एक मैसेज देना चाहिए जो भी है, क्योंकि अभी तक उस पोस्ट के बाद से उनका कोई पब्लिक स्टेटमेंट उस केस को लेके नहीं आया है। मुझे लगता है कि जितना जल्दी इसको ये लोग अगर सॉर्ट आउट करें, नहीं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार के चुनाव में। जो यूथ है वो तेज प्रताप से आग्रह कर रहा है कि आप एक अलग पार्टी बनाइए और हम सब आपके साथ हैं, और 243 विधानसभा जो सीट है उन सब पे आप उम्मीदवार खड़ा करें। क्या लगता है आपको, तेज प्रताप यादव पार्टी बनाएंगे? नहीं, देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज भी आरजेडी का जो एग्जिस्टेंस है वो न तेज प्रताप की है न तेजस्वी की है, वो लालू जी का है। लालू जी जिधर जाएंगे बिहार की जनता उधर ही जाएगी। जो उनके पार्टी के जो लोग, जो फॉलोअर्स हैं या जो उनके वोटर्स हैं। तो अब रही बात कि लालू जी कहाँ खड़े हैं, तो अगर इसको आप देखिएगा तो अभी भी वो तेजस्वी को एक तरीके से उन्होंने अपना लिगेसी सौंप चुके हैं, और जिस तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो मुझे आप देख ले अगर आप पिछले 7-8 साल का जो चुनावी उनका जो यात्रा है उसको देखिए, तो उसमें हमेशा से उन्होंने उनको आगे किया है। हाँ, तेजस्वी जो चाहते वही होता है। तो ये उनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और निगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। निगेटिव एस्पेक्ट्स ये है क्योंकि मतलब आप अपनी लिगेसी को आप अपने पुत्र के ही माध्यम से क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से आए थे, आप एक छात्र आंदोलन से निकल के आए थे, लेकिन आपने इस तरीके से अपने नेतृत्व को दिया, तो मुझे लगता है कि यहीं पे बीजेपी और जेडीयू इस चीज को गेन करेगी। क्योंकि देखिए, आप जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब में परिवारवाद ही चल रहा है।
अगर आप देख सकते हैं पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आप जो भी इस तरीके का जो लिगेसी पॉलिटिक्स है सारे जगह फैमिली लिमिटेड ही पार्टी है। तो मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है वो लिगेसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप जब तक समाज में वहां पे जो भी जिसमें भी योग्यता है, क्षमता है, उसको आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको लेके नहीं आएंगे, तो आने वाले समय में आप वही कांग्रेस की आप स्थिति देख सकते हैं। आज केंद्र में राहुल जी जिस प्रकार से उस लिगेसी पॉलिटिक्स को लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सफलता उनको नहीं मिल पा रही। जी। तो मुझे लगता है कि ये उसी के तर्ज पे हर स्टेट में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उसी कांग्रेस कल्चर को अडॉप्ट करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये अब सबका दूसरा तीसरा जनरेशन आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि समाज बदल रहा है। और बिहार में पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि बिहार राजनीति की प्रयोगशाला है। तो इस बार का जो मैंडेट होगा वो बड़ा ही डिफरेंट मैंडेट होगा बिहार की जनता का, क्योंकि बिहार की जनता ने सब चीज को देख लिया और कि आज बिहार कहाँ पे है और हमें कहाँ पे होना चाहिए, और जिस प्रकार के लीडरशिप वहाँ पे है अभी आज के डेट में, वो चाहे पक्ष का और विपक्ष का हो, वो मगर मैं अगर व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ही रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग बिहार के जो रियल इश्यूज हैं, जो रियल चैलेंजेस हैं, जो इम्पैक्ट जहाँ पे डलना चाहिए, वो लोग उसका पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहा, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनको सत्ता में वहां पे आना है तो इन सारी चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता तेजस्वी और तेज प्रताप जो है राजनीति के एक जोकर हैं? नहीं, देखिए, मैं ये चीज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात को नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो भी इस देश का नागरिक है या जो राज्य का नागरिक है उसको राइट्स है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आप अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आज के डेट में जो पॉलिटिक्स है वो लोग बिल्कुल एज ए मतलब केक वाक की तरह ले रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज अगर लालू जी की लीगेसी बनी है तो उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने वो स्टूडेंट डे से और जब तक सक्रिय राजनीति में रहे तब तक उन्होंने संघर्ष किया और उसका आउटकम सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया और उसको आउटकम भी दिया। उसी प्रकार से जितने भी आप जो भी इस तरीके के जो लीडर जिनके पुत्र अभी इस चीज को लीड कर रहे हैं, उन्हें वो संघर्ष करने को मौका नहीं मिला। और देश का जो समाज है, देश की जो जनता है, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा कि हमारे पिताजी पहलवान हैं तो हम भी पहलवान हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली सर आपने। तो इसलिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा और जनता के जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करना पड़ेगा और आपको जनता की तरह दिखना भी पड़ेगा। आप देखिए, एक्चुअली आप देखिए भारत का जो स्टेट का जो डायनेमिक्स है, आप देखिए हर स्टेट का अलग कल्चर है और आपको उस कल्चर में अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारे संविधान का समझिए कि यूएसपी है, यही है कि विभिन्नताओं के बावजूद भी हम सब एक हैं संविधान के सामने। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को समझती है, जो जनता के बीच में जाती है, आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, अभी बिहार में ही अगर मैं बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं, बिहार पे चर्चा कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम या कोई भी कैंपेन इन पार्टियों के द्वारा अभी तक बिहार में शुरुआत नहीं हुआ है। अभी ये लोग चुनाव के समय 2 महीना 3 महीना पहले आते हैं और आके टिकट बांटना शुरू करते हैं, जातीय आधार पर टिकट देते हैं, समीकरण बनाते हैं और फिर उसी के हिसाब से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका क्रिटिसाइज करते हैं और चुनाव में उतर जाते हैं और तरह तरह के वादे करके चले आते हैं कि 20 लाख लोगों की नौकरी दे देंगे। तो बेसिकली ये लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता इस चीज को मैसेज देगी, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि केंद्र की जो सरकार है पिछले 10-11 साल से जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को उन्होंने एक सांचे में ढालने का जो प्रयास किया है अपनी योजना के माध्यम से, पॉलिसीज के माध्यम से, अपने कमिटमेंट और अपने कन्विक्शन के माध्यम से, वो मुझे लगता है कि हर राज्य इस चीज को फॉलो करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हर जनता वहां तैयार बैठी हुई है कि हमें उसी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि अब एक चीज प्रूव हो गया है कि सबको इकोनॉमिक विकास चाहिए, सबको आर्थिक विकास चाहिए, सबको हिस्सेदारी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन अभी लिए गए हैं जिसका इम्पैक्ट बिहार के राजनीति में पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। एक समय था सर, जब अगला सवाल लेने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि एक समय था जब लालू जी मंचों से घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा करते थे कि ये लोकतंत्र है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा,
वोट से जन्म लेगा, इसलिए आप सब लोग वोट देने जरूर जाइए, ये हमेशा कहते थे। अब आते हैं सर अगले सवाल पर। नीतीश कुमार जी 7 निश्चय और जो सुशासन बाबू और जो सुशासन मॉडल को उन्होंने रचा है, क्या आज भी वो प्रासंगिक है? देखिए कितना रेलेवेंस है आज? पंकज जी, ऑब्वियस है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा जब कोई भी स्कीम लागू की जाती है और उसका 100% अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसको फायदा मिलता है। और नीतीश जी ने नो डाउट 2005 से लेके जिस प्रकार से उन्होंने जो आपने बताया 7 निश्चय, अगर हम उसमें कुछ मुख्य मुद्दों पे बात कर लें, जैसे सड़क, शिक्षा, जी, स्वास्थ्य, बिजली पानी, वहां पे लड़कियों के लिए साइकिल प्लस शराबबंदी, ये पूरे बिहार के सोसाइटी में एक मेजर रिफॉर्म का काम किया और ये ग्रासरूट तक पहुंचा है और उसी का फायदा उनको आज भी मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बिहार के ही समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो इस आधार पे वोटिंग करता है। तो ऑब्वियस है कि इसका तो फायदा उनको मिलता ही है और उसी के लिए आज भी वो एक रिलेवेंस बने हुए हैं। उनकी राजनीति, बिहार की राजनीति में वही उनका रिलेवेंस है। और रही बात कि इन्होंने कभी भी, ऑब्वियस है कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक जाति आधारित चीजों को लेकर चलती है, लेकिन इनका नैरेटिव अगर आप देख लीजिए तो जिस तरीके से इन्होंने मतलब आप जैसे कि दलित में महादलित भी बनाया, पिछड़ा में अति पिछड़ा भी बनाया, तो बेसिकली उसका इंपॉर्टेंस ये था कि हम किस तरीके से जो समाज में जो बिल्कुल अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको हम कैसे अपने स्कीम के माध्यम से, अपनी योजना के माध्यम से उसको मेन स्ट्रीम में शामिल करें और उसका जो उनको फायदा मिलता है। तो ये जो वर्ग है वो आज भी इनके साथ है, क्योंकि देखिए बिहार एक ऐसा पॉलिटिकली बैटल फील्ड है जहाँ पे हर लोग अपना प्रयोग करना चाहता है और सारे लोग सफल हैं कुछ लेवल पे। कोई जाति को लेके सफल है, कोई अपनी योजना को लेके सफल है, कोई अपने चरित्र को लेके सफल है। तो हर एक्सपेरिमेंट तो हम, इसीलिए मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि बिहार राजनीति का एक प्रयोगशाला है। आप बिहार की तुलना बाकी राज्यों से नहीं कर सकते। तो ये भी एक उसका, बिहार के साथ इस चीज को हम ऐड करके देखते हैं कि बिहार की जो जनता है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बटी हुई है और उसमें जो समीकरण जो बैठा लेता है उसकी सत्ता में आ जाता है। अभी जो चुनाव होने हैं सर, कितना फायदा देगा जो अभी नीतीश कुमार बार बार जो गठबंधन के जो साथी हैं उनको बदलने की जो उनकी छवि बन गई है, और जो आरजेडी है, जो कांग्रेस, जो विपक्षी दल है, वो हमलावर रहते हैं और उन्होंने एक कोशिश भी की सोशल मीडिया के माध्यम से पलटू चाचा की छवि गढ़ने की, और जैसे कि वो बोलते भी हैं और उनके सभाओं में हुटिंग भी कराते हैं अपने कार्यकर्ताओं को भेज के। तो ये छवि से नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, पॉलिटिक्स में किसी भी व्यक्ति का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप देख लीजिए, अगर हम आज़ादी के पहले भी देखें और आज़ादी के बाद भी देखें तो हर जगह पे एक कैरिस्मेटिक बिहेवियर होता है। उसमें हर व्यक्ति के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन नीतीश जी का जिस तरीके से मतलब जो दल बदलने की जो उनकी पॉलिसीज रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये क्लियर कट मैसेज आता है, क्योंकि देखिए आज का जो समाज है उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। हर चीजें दिखती हैं कि आप किस आधार पे जा रहे हैं और किस आधार पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि इसका इनको ये डैमेज करेगा, ये नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो जिस तरीके से उन्होंने अपना एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है वो आज भी उनके साथ इंटैक्ट है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे कि हम उनको इग्नोर करके सत्ता में आ जाए तो अभी तक पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ का जो समाज है जिस तरीके का, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे बीजेपी है, वो एक लीगेसी पॉलिटिक्स के आधार पे आगे नहीं बढ़ती है, उस जो भी उससे जुड़ते हैं उसको लेके आगे बढ़ाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है बिहार में। खास करके केंद्र में तो मोदी जी कर पा रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है कि वहां पे, अब जैसे ऑब्वियस है कि वहां का सोसाइटी बटा हुआ है, और मुझे आपके चैनल में ये बोलने में कहीं से भी गुरेज नहीं है कि बिहार में जो कास्ट जो सिस्टम है उसके आधार पे सारी चीजें तय होती हैं, चाहे वो टिकट बंटवारा हो
या किसी भी तरीके की जब हम योजना बनाते हैं, तो जब इस तरीके की चीजें हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास उस हर वर्ग के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकल फेस नहीं बनाया जा रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है जिसके चलते कि पोटेंशियल होने के बावजूद और केंद्र में इतनी मजबूत छवि, आज भी मोदी जी का जो रिलेवेंस है बिहार में। आपको मैं अभी रिसेंटली एक घटना बताऊंगा कि जब पहलगाम घटना घटी तो उन्होंने सबसे पहला जो पब्लिक मीटिंग था वहां से कुछ कमिटमेंट किया, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के बाद से जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ तो फिर बिहार की धरती पर जाके उस बात को उन्होंने रखा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास एक केंद्र में तो बहुत मजबूत छवि है जो कि पूरे देश में उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखने को मिल रहा है, बिहार में भी मिल रहा है, लेकिन वहां का जो राज्य नेतृत्व है वो इस चीज को टैकल नहीं कर पा रहा है, वो वहां के लोगों को जोड़ नहीं पा रहा है, जिसके चलते जो रीजनल पार्टीज हैं, जो जातियों के नाम पे सब अपना अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि आज जब तक आप अपने एक नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे, अपने समाज का इंटरेस्ट ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता है। और ये जो रीजनल पार्टी हैं, ये इस तरीके की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए काम करती हैं, जो किसी न किसी रूप से लॉन्ग टर्म में उस समाज के लिए और राज्य के लिए बड़ा ही नेगेटिव रोल प्ले करता है। क्या सर बिहार में जो बीजेपी है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के बिना तैयार हो पाएगी? देखिए, पहला चीज की राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है। तो अभी आज के डेट में अगर हम जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस स्थिति में तो नीतीश कुमार जी ही एनडीए के कैंडिडेट हैं, और अभी तक किसी ने भी, वो चाहे बीजेपी हो या जेडीयू की तरफ से, वो दूसरे किसी का नाम नहीं आया। और गठबंधन में भी सरकार चल रही है, केंद्र में भी उनकी समर्थन से सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी एनडीए के कैंडिडेट नीतीश कुमार जी हैं। अब आगे चुनाव के बाद क्या होगा, ये बिल्कुल मतलब एक साइलेंट है, हिडन है कि चुनाव के बाद की क्या स्थिति बनती है, कैसे सीट्स आते हैं, उसके बाद क्या डिसीजन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को बनाया, अपनी कम सीट होने के बावजूद भी 2005 में सबसे पहले इनको मुख्यमंत्री का फेस बनाया जी। तो वो एक लिगेसी लेके चली आ रही है। और मुझे लगता है कि अभी के समय में, अभी आज की जो चुनाव जो हो रहा है, उसमें फेस नीतीश जी रहेंगे। प्रशांत किशोर सर जो है जन स्वराज यात्रा चला रहे थे, 2022 से गांव-गांव पद यात्रा कर रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि प्रशांत किशोर बिहार में एक तीसरी ताकत बन के चुनाव में उभर सकते हैं? नहीं, मैं पंकज जी, ये अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए बिहार का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, जो बिहार का जो मतदाता है, वो बहुत ही मैच्योर है। और ऑब्वियस है कि कोई भी उस राज्य का नागरिक है, वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा रेज करते हैं, और जो उनका बैकग्राउंड है, जिस तरीके से वो राजनीति में आए हैं, वो बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता जानती है। तो मुझे लगता है ये छवि भी कहीं ना कहीं उनको निगेटिविज्म की तरफ लेके वहां पे जनता के बीच में लेके जा रही है, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि इस देश के कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके साथ वो किसी न किसी रूप से जुड़ के काम किए हों। और आज वो बिहार में उन्होंने जन स्वराज पार्टी बना के जिस तरीके से युवाओं के बीच में, किसान के बीच में, महिला के बीच में जो बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार का जो समाज है, बेसिकली आप देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आप खुद अगर किसी मूवमेंट को लेके लीड करना चाहते हो, तो वो भी जो जिस चीज से बिहार ग्रसित है वही चीज को भी प्रमोट कर रहे हैं। बिहार में कास्टिज्म सबसे ज्यादा चरम लेवल पे, हम हर चीज का तय उसी से करते हैं। आज उसी आधार पे वो भी लेके जा रहा है। अगर आपके अंदर गट्स था, आपके अंदर अगर पॉलिटिकल कन्विक्शन था, आप बात तो बहुत सही कर रहे हैं कि बिहार को हमें बदलना है, माइग्रेशन को रोकना है, युवाओं को नौकरी देना है, इस तरीके की तमाम इश्यूज है जो कि वहां के यूथ को कैच कर रहा है। लेकिन उन्होंने अपना नेतृत्व किसी दूसरे को दिया, वो कास्ट समीकरण बनाने लगे, भारती जी को दिया। तो इसके पीछे का क्या मोटिव है? इसका पीछे का मोटिव है कि जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो काम कर रही हैं, आप भी उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता को पता है कि हम अपना वोट जो है, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि बिहार का जो वोटर है बड़ा ही मैच्योर है, वो इस तरीके से अपने वोट को बर्बाद नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि इनकी जो नीति और रीति है, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है उनका थिंकिंग प्रोसेस हो, और खुद अपने आप को पीछे रख रहे हैं। अगर आप बिहार बदलने की बात कर रहे हो तो आप अपने आप को लीड करो ना, आप खुद आगे आओ ना। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपकी एक समझ बनती है, आपके पास एक मॉडल है। दूसरा चीज,
भाई कोई भी सभ्य समाज जो शराब बंदी को खोलने की जो बात वो कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का क्या मोटिव है उनका। अभी रिसेंटली दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो गई, उसी शराब नीति के चलते गई, और आज उसी की बात कर रहे हैं। आप क्या समझ बात कर रहे हैं सर? बोल रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो जो लिकर पॉलिसी है उसको फिर से इंप्लीमेंट करेंगे। गौर से सुनिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा, इस चीज को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि शराब ठीक है वो आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। और एक वहां पे चुनी हुई गवर्नमेंट ने इस चीज को बैन किया, जिससे वहां के मतलब लोगों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड हुआ, वहां पे मेडिकल जो जिस तरीके की घटनाएं घटती थी उसमें कमी आई। इस पे बहुत सारे रिसर्च आ चुके हैं, बहुत सारे एकेडमिक रिसर्च आ चुके हैं, और उसको इस तरीके से समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल जो लीकर्स जो एजेंट हैं उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो आने के बाद हम इन चीजों को लागू करके उनको फिर से प्रसार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वही मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी लिकर पॉलिसी 100% बैन तो है, लेकिन अभी भी बिहार में बहुत जगह मैच्योर नहीं हो पाई है इलीगल उस तरीके से वहां पे अवेलेबल हो रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। जो वहाँ की जो पुलिसिंग फोर्स है, जो वहाँ का ब्यूरोक्रेसी है, उसको हम कैसे कंटेन करें, उसको और स्ट्रांग करने की जरूरत है। तीसरा, इसको लोग बोलता है कि टूरिज्म कम हो गया है हमारा रेवेन्यू, तो हम उसका अल्टरनेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्राई स्टेट हैं एग्जाम्पल्स भारत में जहां पे इस तरीके से बैन है, तो उसको हम किस तरीके से। सर गुजरात में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली गुजरात में बैन है, लेकिन वहां पे इम्प्लीमेंटिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार को भी उसी मॉडल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब मतलब भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि जो शराब है, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार के रिसर्च आ रहे हैं कहीं से किसी के लिए बेनिफिट नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट गुजरात गए सरदार पटेल की मूर्ति को देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकार को अगर रेवेन्यू को ही पूरा करना है तो उसका अल्टरनेट उनको लेके चलना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी यूथ या कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा या मेरी जो बेटी है वो लीकर का एडिक्शन में जाए या लीकर का यूज करे। तो ये मान लिया जाए सर कि प्रशांत किशोर को शराब माफिया फंडिंग कर रहे हैं। अब देखिए, इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसके पीछे का एजेंडा वही होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी बिल्कुल वही पॉलिसी अपनाई, और जिस तरीके से वो मूवमेंट खड़ा किए, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश में केजरीवाल जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया कि आने वाले 25-30 सालों तक इस देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता। जिस तरीके से उन्होंने चीट किया दिल्ली की जनता के साथ, पूरे भारत की जनता के साथ, तो मुझे लगता है कि उसी तर्ज पे प्रशांत किशोर जी भी वहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी उन्हें और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, और अभी संगठन पे काम करें, संगठन को मजबूती प्रदान करें, क्योंकि बिना संगठन के आप वहाँ पे बिहार में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि जो बूथ मैनेजमेंट है, बूथ पे आपको लोग चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप किसी को फेस, आप खुद बोल रहे हो कि मैं फेस नहीं हूं, तो फिर बिहार को कहाँ लेके जाना चाह रहे हो आप अगर आप में क्षमता है, आपने रिफॉर्म की बात की है, तो आप अपने आप को आगे लेके आओ ना कि मैं फेस हूं, मैं नेतृत्व करूंगा बिहार का। लेकिन यहाँ पे द्वंद्व है, डायलेक्टिव में है कि वो फ्रंट पे आ नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से बिहार की जनता के साथ मतलब चीटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, धोखा है। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है, उसे क्या करना है बहुत अच्छी तरीके से जानती है। सर, एक 2020 में बहुत तामझाम के साथ एक नेता आई थी, उन्होंने ऐड दिया था फ्रंट पेज पर। तो क्या अंग्रेजी बोलने और ट्विटर पर एक्टिव होने से राजनीति चलती है? देखिए पंकज जी, देखिए भाषा जो होता है, कोई भी भाषा खराब नहीं होता है, और भाषा जिसको जितनी अच्छी मतलब भाषा है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि संवैधानिक ये है। और रही बात, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, और वोटर को कनेक्ट करने के लिए आप वही लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अंग्रेजी आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उस आधार पे जनता उनको मैंडेट दे, मुझे लगता है कि ये कहीं से जायज नहीं है। आप समझ रहे होंगे सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप पुष्पम प्रियम की बात कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं, उनके फादर जदयू से एमएलसी थे और जदयू से नेता भी थे, और
वहीं से वो निकल के आई और प्लुरल्स पार्टी बनाई। और आप सोचिए कि अपने आप को जो क्लेम कर रही थी कि मैं आई हूँ लंदन से पढ़ के मैं आई हूँ, मैं मतलब तामझाम पूरा बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने पीआर के माध्यम से बताने का काम किया। तब बात समझ में नहीं आई सर कि उनके 90% उम्मीदवारों का जो नॉमिनेशन फॉर्म है, वो रिजेक्ट कैसे हो सकता है? अगर आप इतनी तेज़ तर्रार नेता हैं, जो आप मतलब नॉर्मल सिंपल फॉर्म होते हैं। अभी दिल्ली चुनाव में लगभग हम लोगों ने भी कम से कम 150 से ऊपर उम्मीदवारों के फॉर्म्स हमने भरे और किसी एक का रिजेक्ट नहीं हुआ। हाँ, जबकि हम लोग एक मामूली इंसान हैं। और आप जब क्लेम कर रहे हो एक बिहार जैसे राज्य को लीड करने के लिए और अपने आप को सेल्फ एक्लेम्ड कर लेते हो कि हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारे जटिल-जटिल पेपर्स आएँगे, टेंडर्स के आएँगे जिस पे आपको साइन करना होगा। तो जब आप अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशंस जो है, वो रद्द होने से नहीं बचा सकते, तो आप बिहार की जो बदहाली है, उससे उसको कैसे बचा सकते हैं? देखिए पंकज जी, एजुकेशन होना और पॉलिटिकल एजुकेशन होना दोनों में बहुत फर्क है। और हर राज्य का एक राजनीति का एक अपना केंद्र बिंदु होता है। वहाँ की जनता की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और उसी आधार पे आप जनता के बीच में जाते हैं। नो डाउट उनके पास एक बैकिंग था और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, तो आप मानने के लिए तो आप भी मान सकते हो कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं देश का ये मानने से मैं तो राज्य नहीं का है, मुख्यमंत्री हो सकता हूँ। जनता मानने में मानेगी। कोई नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जनता ही सब कुछ तय करती है जनता मानेगी तब तो कि बनेंगे। आप मुखिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाँ, आप वार्ड परिषद में जाएँ चुनने के चुने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, विधायक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। उसके बाद वो सारे संसद सदस्य मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये सेल्फ क्लेम करना, वो करने के लिए कोई भी कर सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है। लेकिन आपके सामने रिजल्ट आप खुद बता रहे हैं कि उनके 90% कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जी। तो इसी से पता लगता है कि उनका सीरियसनेस किस लेवल का था। तो इस तरीके के लोग हर चुनाव में ये लोग आते हैं। और जमानत भी जब्त हुआ और इवन पुष्पम प्रिया चौधरी का भी जमानत जब्त हुआ एक जगह से। बिल्कुल, देखिए इस तरीके के लोग चुनावी मौसम में आते हैं और वो किसी न किसी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। क्योंकि नो डाउट अगर जब आप पूरे 243 विधानसभा सीट पे कैंडिडेट करते हैं, तो उसके पीछे आपको रिसोर्स चाहिए। क्योंकि आज का पॉलिटिक्स विदाउट रिसोर्स यू कैन नॉट सर्वाइव, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के एजेंट हो सकते हैं कि अभी आने वाले चुनाव में और भी कुछ पार्टियां निकल के आएंगी। तो जनता ही इन सब चीज़ों का सही इलाज कर देती है। सर, बिहार से ही आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में और पहले बॉलीवुड एक्टर थे। मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की। क्या वो रामविलास पासवान की जो विरासत है, जो राजनीति है, खास करके जो दलितों और पिछड़ों के मुद्दे पे मंडल कमीशन में भी रामविलास पासवान बहुत ही एक्टिव थे शरद यादव के साथ। तो क्या उस विरासत को कितना बचा पाएंगे, कितनी रेलेवेंट रख पाएंगे ये? देखिए पंकज जी, आपके सवाल में ही जवाब है। वो विरासत तो रामविलास पासवान जी का नो डाउट बिहार के समाज के लिए और इस देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उन्होंने भी वही काम किया, अपने पुत्र को आगे बढ़ाया और पुत्र ने मतलब आते ही अपने फैमिली में दो फाड़ कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं उस लीगेसी की लड़ाई में, तो फिर आगे का क्या भविष्य है। अब रही बात, आज वो एनडीए के दल के एलआई हैं। एक बार पहले भी थे, बीच में फिर छोड़ के गए थे, फिर अभी एलआई है। तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि अपॉर्चुनिज्म को दिखाता है कि आप अपॉर्चुनिस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और तीसरा चीज की मुझे लगता है कि बिहार की जो जनता है, जो इन्होंने अपना एक बॉलीवुड का जो इमेज बना के जाना चाहते हैं, उससे इनको बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि वो जिस समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं उस समाज की बहुत ही दयनीय स्थिति है बिहार में। आप अगर जाके देख लीजिए, जिस समाज का नेतृत्व करने की बात करते हैं, ठीक है समाज की तो बात सब लोग कर रहा है, लेकिन सर वो हम हर जगह कहते फिरते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, मैं मोदी का हनुमान हूँ। अब देखिए इसका क्या मतलब मैं है? एक चीज कहना चाहूंगा कि जब सचिन तेंदुलकर जी अच्छा खेलते थे तो सब लोग बोलता था उस समय कि वो मेरे आइडल हैं। तो मोदी जी परफॉर्मर है, मोदी जी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो अपना क्लेम करके अपने आप को हनुमान बना के बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। मतलब मोदी का सहारा लेके अपनी बिल्कुल, राजनीति बचाना चाह रहे क्योंकि हैं। एक चीज आपको समझिए, केजरीवाल जी भी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने
तो और अन्ना का सहारा लिया। अन्ना का सहारा लिए, और उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने उनको बनाई कांग्रेस के साथ, जिसको गाली दिए, जिसके खिलाफ उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, जी उसी के साथ गठबंधन में यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। और जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री जब बनारस से चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो ये भी चले गए चुनाव लड़ने के लिए। जी। तो मुझे लगता है कि ये सब एक प्रयोग है कि हमें किस तरीके से अपने आप को 2014 के बाद तो वापस गए ही नहीं कभी चुनाव लड़ने, लोकसभा का कहीं लड़े भी नहीं। खैर वो तो अलग बात है। सर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, महादलित समुदाय से आते हैं और क्लेम करते हैं कि मैं महादलित की जो राजनीति है, जो दलित राजनीति है, जिसको कभी रामविलास पासवान क्लेम किया करते थे, उसके असली हकदार हम हैं। और वो ये आरोप भी लगाते हैं नीतीश कुमार पे कि नीतीश कुमार ने मेरा अपमान किया, जबकि वही नीतीश कुमार ही उनको मुख्यमंत्री बनाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं, वो कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी बिहार सरकार ने वहां पे कास्ट का सर्वे कराया, जनगणना नहीं कराया, सर्वे कराया। अभी केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है कि हम कास्ट का सेंसस कराएंगे। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि ऑब्वियस है कि पहले ये जीतन राम मांझी जी का जो पॉलिटिकल जर्नी है, आप अगर शुरू से देखें तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में रहे। नीतीश जी ने उन्हें सीएम का पद भी दिया, लेकिन वहां पे भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उनको फिर बाद में उनको हटाना पड़ा। तो एक ये लोग जिस प्रकार से एक समाज के नाम पे, जाति के नाम पे जो एक वोट बैंक के लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्शन करते हैं और दूसरा किसी को आने नहीं देते हैं। आप भी देखिए, ये भी परिवारवाद के शिकार है। मतलब खुद केंद्र में मंत्री हैं, बेटे को अपने बिहार सरकार में मंत्री बना के रखे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके की जो पॉलिटिकल पार्टी का जो मोटिव है, जो एजेंडा है, वो समाज और उनकी जनता नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट है। महादलित आयोग का अध्यक्ष पद भी इन्होंने अपने दामाद को दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और चिराग पासवान ने भी अपने जीजा को दे दिया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि सब लोग बिहार में बदलाव चाहता है, लेकिन जो पोजीशन है, जो पद है, जो सीट्स है, जहां पे आप जनता को जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पार्टी में या उनके समाज में और लोग नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। एक से एक टैलेंटेड लोग मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ झंडा ही ढोते रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता इन सारे नेताओं का, इस तरीके के जो लोग भी हैं, उसको अपने मत के माध्यम से काउंटर करने का काम करेगा ये लोग। लेकिन सर, एक और नेता आते हैं जो कुशवाहा समाज से हैं, और उपेंद्र कुशवाहा, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और उनको भी 3 सीटें लोकसभा की दी गई थी 2014 में। तो उन्होंने एक खुद लड़ा था, और एक जो है शर्मा जी को दिया था, और एक अरुण कुमार जो बाईकास्ट भूमिहार हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं? देखिए, नो डाउट उपेंद्र जी बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और वो भी संघर्ष से निकले हुए व्यक्ति हैं। उनका सोसाइटी में, बिहार के समाज में एक रिलेवेंस है, आज भी है। और जेडीयू के साथ थे, नीतीश जी के बड़े करीबी थे। नीतीश जी और ये दोनों लोग मिलके, चूंकि बिहार में, मैं पहले ही बताया कि बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कास्ट कॉम्बिनेशन जी। तो कुर्मी और कोयरी का जो कॉम्बिनेशन था, तो कुर्मी के रूप में नीतीश जी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, और कुशवाहा के रूप में उपेंद्र जी थे। तो ये दोनों का एलआई जेडीयू में एक और इसका मैंडेट भी मिला इन लोगों, लेकिन बीच में ये छोड़ के चले गए। इन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई जी। फिर बाद में बीजेपी के साथ भी आए, बीजेपी ने इन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया, लेकिन फिर बीजेपी को छोड़ के चले गए। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके का जो अप्रोच है, जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, कि आप खुद अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बिहार के समाज में जो उनका एक परसेप्शन पहले था, वो आज के डेट में कम हुआ है। और देखिए, वो जिस समाज से बिलोंग करते हैं, बिहार का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां पे वो उसका प्रेजेंस ना हो। अच्छा, जैसे यादव के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे बिहार में हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार से कुशवाहा भी बिहार के हर 243 जो सीट्स हैं, हाँ, हर सेगमेंट में वो एक इम्पैक्टफुल नंबर्स है वहां पे। अच्छा। और वो साइलेंट वोटर है, वो अभी भी आज भी मतलब जेडीयू और एनडीए के साथ ही है।
तो ये एक मौका था, और इसी के लिए आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए डिप्टी सीएम उनको बनाया, सम्राट चौधरी जी को बनाया जी। तो मुझे लगता है कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके के जो अप्रोचेज हैं, जो टूल्स हैं, जिससे समाज में हम किस तरीके से मैसेज दे सकें, वो करने का काम करती है। लेकिन आज मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव है बिहार का, वो बिल्कुल ही एक मैसेज देने वाला चुनाव होगा। जो भी इस तरीके के हथकंडे अपनाने वाले लोग हैं, उन सबको बिहार की जनता सबक सिखाएगी। तो क्या कुशवाहा समुदाय में उपेंद्र कुशवाहा की आज भी पकड़ बनी हुई है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑब्वियस है कि जब आप सोसाइटी में काम करते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने शुरू में संघर्ष किया, तो एक रिलेवेंस तो है, लेकिन उसको जब एनडीए गठबंधन में जब इनको सीट मिला, लेकिन उसको अभी लोकसभा चुनाव में उसको मतलब विक्ट्री के रूप में नहीं बदल पाए। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या कारण था, क्यों उनकी सीटें लूज हुई। तो मुझे लगता है कि समाज में वो जो परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं उनका कम हुआ है। उनका जो सोसाइटी में जो इम्पैक्ट था उनकी इस नीति के चलते, मुझे लगता है कि अगर वो इन सब चीज़ों को ठीक करते तो हो सकता है फिर से अपने आप रिलेवेंस बनाए, लेकिन आज के डेट में असंभव लग रहा है। विकासशील इंसान पार्टी जो है अभी महागठबंधन का हिस्सा है, जो पहले बीजेपी में थे, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, क्या निषाद वोट बैंक में बिहार में वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि किंग मेकर की भूमिका हो या किंग की भूमिका हो, ये सारी तय बिहार की जनता करेगी। लेकिन सिर्फ आप एक जाति के आधार पे आप अगर अपने आप को चाहते हो कि मैं बिहार का विकास कर लूंगा, तो ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। आप जाति के आधार पे किसी भी राज्य का विकास नहीं कर सकते। आपको यूनिवर्सल थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। आपके थॉट प्रोसेस में समाज का उस हर वर्ग का हर व्यक्ति आना चाहिए जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से वीक है। यहां पे सिर्फ जाति के अलावा दूसरा कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों का। जब तक बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज या बिहार के लीडर्स इस मानसिकता को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार का समाज उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है। जिस तरीके से सर यूपी में मायावती जी को इररिलेवेंट चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसी राम, वो हर जगह करते चले जा रहे हैं, तो बिहार के जो यूपी के साथ जो बॉर्डरिंग जिले हैं वहां पे बहुजन समाज पार्टी का काफी आधार रहा है, क्योंकि शुरू से वहां हमेशा एक दो विधायक जीतते रहे हैं, और एक टाइम भी था जब 5-7 विधायक जीतते थे बहुजन समाज पार्टी के। तो क्या उन इलाकों में जो दलित वोट बैंक्स हैं, जो यूपी के साथ बॉर्डरिंग इलाके हैं, क्या वहां पे चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी के हैं, क्या वो वहां पे कोई करिश्मा कर पाएंगे? क्या वो वोट बैंक चंद्रशेखर रावण के साथ शिफ्ट होगा? देखिए, अभी क्या है कि ये जो दलित पॉलिटिक्स में लीडरशिप को लेके पूरे भारत में एक संघर्ष चल रहा है। क्योंकि पहले बीएसपी जब पार्टी बनी थी, जब कांसीराम जी के द्वारा उसको स्थापित किया गया था, तो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लीड किया, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार के भी कुछ सीटों पे वो कंटेस्ट की जिसमें उनको विक्ट्री मिली। लेकिन वो फिर अपने सीट्स को जो कैंडिडेट थे उनको बचा नहीं पाए, वो सब सारे लोग छोड़ के चले गए। तो ये जो चंद्रशेखर रावण है, तो पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत जो देश है रावण का नहीं है, राम का देश है। तो सबसे पहले तो उन्हें अपना जो टाइटल है उनको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक समरस समाज का विकास चाहते हैं तो इस तरीके का टाइटल लेके जाने का, क्योंकि ये टाइटल कोई जाति का टाइटल नहीं है, वो एक सिंबोलिज्म के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, शायद सहारनपुर से आते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी जो थॉट प्रोसेस है वही है, वो जो कास्ट आधारित राजनीति करने का। देखिए, जाति सच्चाई है, लेकिन सब कुछ जाति के द्वारा ही तय नहीं होगा। उसके साथ भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये भारत का समाज तभी आपको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये इनका जो प्रयास है बिहार के चुनाव में, हो सकता है ये युवाओं के बीच में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर वर्ग के बीच में जा रहे हैं। तो अभी देखिए, यूथ जो होता है बहुत ही एस्पिरेशनल होता है, क्योंकि यूथ जो भी होता है उसे लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब उसे धरातल पे जब जाता है, जब उसे कुछ अपने इच्छा अनुसार नहीं मिलता है, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस तरीके के जो लीडर हैं वो यूथ को गुमराह करने का काम ना करें, बल्कि उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, क्योंकि देखिए, कोई भी समाज एक दिन में नहीं बनता है। ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है उस पर आपको काम करना चाहिए।
कि जो गलत चीज है उसको हमको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसको मीट करना है, तब जाके हम एक भारतीय सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, तो क्या मान लिया जाए आज भी बिहार में जो जाति है वो एक वोटिंग फैक्टर है और खास करके मेन फैक्टर है? देखिए, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जब केंद्र का जब सेंटर चुनाव होता है लोकसभा का, तो वहां पे आप देखिए मोदी जी के नाम पे जिस तरीके से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और जिस तरीके से उन लोगों का एक काम करने का जो तरीका है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है और उसका बेनिफिट मिलता है इलेक्शंस में। और जिस तरीके की उनकी योजना है 365 डे 365 डे वर्क संगठन करता है और उसमें मोदी जी जैसा एक फेस है जो अपने मतलब जो चीज कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। जब कोई योजना लागू करते हैं या घोषणा करते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं विद इन। हाँ, वो मोदी जी ने एक बार बोला था भाषण में कि जिस योजना का मैं आधारशिला रखता हूँ उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूँ। तो ये एक मैसेज है, क्योंकि देखिए मैं फिर अभी इसके पहले अभी नीति आयोग की बैठक थी जिसमें देश के राज्य के सारे मुख्यमंत्री आए थे, तो उनका ये कहना था कि जब तक राज्यों का विकास नहीं होगा, जब तक राज्य विकसित नहीं बनेगा, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। तो ये जो अप्रोच है, चूंकि उनका एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि गुजरात में वो 3 टर्म के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, उन्हें पता है कि सेंटर की क्या भूमिका है, राज्य की क्या भूमिका है, और इसीलिए वो हर स्टेट में चाहते हैं कि जो केंद्र की योजना हो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए और जो राज्य इस चीज को कर रही है वो सफल हो रही है। जो नहीं कर पा रहा है वो इन्हीं सब चक्कर में पड़ा हुआ है, जो पॉलिटिकल टूल्स है उसको यूज करने का प्रयास कर रहा है। कोई जाति को लेके चल रहा है, कोई धर्म को लेके चल रहा है, कोई अपने परिवार को लेके चल रहा है, कोई क्षेत्र को लेके चल रहा है, कोई भाषा को लेके चल रहा है। तो ये जो चैलेंजेस है, चुनौती है, इसे हम कैसे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, इसको कैसे एड्रेस करती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जैसे कि यादव मुस्लिम आरजेडी का वोट बैंक है, कुर्मी महादलित और महिला जो है वो जदयू का है, सवर्ण और बैस और कुछ ओबीसी जो जातियां हैं वो बीजेपी की वोट बैंक बन गई हैं, और मुसहर और पासी और जो दलित हैं वो वीआईपी हम और आज़ाद समाज पार्टी में बटे हुए हैं, और कुशवाहा जो है इंटैक्ट है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। जो निषाद जो जाति है उसके ऊपर मुकेश साहनी का अपना दबदबा है, और जो भूमिहार और ब्राह्मीण जो जातियां हैं इनका जो वोटिंग है वो कन्फ्यूजन है, बिल्कुल वो फ्रेगमेंटेड है। लेकिन उसके बावजूद भी जदयू में जितने केंद्रीय मंत्री देख लीजिए, ललन सिंह भूमिहार हैं, महाचंद्र प्रसाद सिंह बने हैं अभी, वहाँ के सवर्ण आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, आपको संजय झा देख लीजिए, और जबकि जो नीतीश कुमार को जो वोट मिला वो वोट मिला कुशवाहा का मिला, कुर्मी का मिला, महादलित का मिला, महिलाओं को मिला, और जैसा कि जातिगत जनगणना में ये साबित भी हो गया कि इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन मलाई तो कोई और खा रहा है। देखिए पंकज जी, ये जो मैं फिर बोलूंगा तो क्या बिहार में अब भी ये समीकरण जो है, जो जाति का जो समीकरण है वो 2025 में रहने वाला है या बदलने वाला है? नहीं, अभी आपने जो आंकड़ा दिया, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है सबका जो बेस है वो बिल्कुल आपने सही, आपने क्वेश्चन में वो सारी चीजों का जिक्र किया, उस सब पार्टी का ओरिजिन उसी आधार पे हुआ है। और जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे सोसाइटी अवेयर हो रहा है, वैसे वैसे इन लोगों की सबकी सारे पॉलिटिकल पार्टी उसमें कोई पॉजिटिव में जा रहा है, कोई नेगेटिव में जा रहा है। अब रही बात आपने नेतृत्व की बात की, तो देखिए एक चीज समझना होगा कि ये जो मोदी जी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, इसमें कहीं कोई कास्ट नहीं है, इसमें कहीं कोई क्लास नहीं। जी बिल्कुल। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो सोसाइटी को डिवाइड करके रखना चाहती है और मेरिट के दम पे काम नहीं कर रहे। अब जैसे आप सपोज कीजिए कि आप जैसे जेडीयू को ही, आपने जेडीयू का एग्जांपल दिया, तो जेडीयू में नीतीश कुमार तो फेस है, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे लीडर को पनपने नहीं दिया। अब सर देखिए ना, विजय चौधरी भी भूमिहार हैं, ललन सिंह भी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में विजय चौधरी हैं, संजय झा केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उसके अलावा आप वहां पे और तमाम सारे
लोगों को आप देख सकते हैं कि वहां पे आपको गिनती के कोई कुशवाहा मिल जाए या आपको गलती से कोई दलित दिख जाए, तो बिल्कुल मतलब नीतीश कुमार के अलावा कहीं कोई दिखता ही नहीं है। देखिए एक चीज मैं तो ये आईवास नहीं हुआ कि जैसे एक मुखौटा दे दिया गया नीतीश कुमार का कि ये पिछड़ा है और बाकी सारी मलाई टेंडर और जो बड़े बड़े जो पद हैं वो आज भी वही फ्यूडल सिस्टम के तहत वो दिया जा रहा है। पंकज जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो सवाल किया है ये बड़ा ही ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी वाला सवाल है। क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनता है तो उसमें बहुत सारे कैडर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। आपने जिन लोगों के नाम लिए वो सब नीतीश जी के साथ मतलब संघर्ष के दिनों से साथ में काम किया है। नो डाउट उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि जिन्हें बेनिफिट मिल जाता है साथ में रहने का, लेकिन ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बिहार के स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए तो जो जिस जाति का या जिस समाज का लीडर है वो अपने पार्टी में किसी दूसरे को बढ़ने नहीं देता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है जिसके चलते एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को भी देखना चाहिए कि अगर मोदी जी के साथ तो उल्टा है। बिल्कुल, देखिए मोदी जी तो अमित शाह के ऊपर पूरा रिलाय करते हैं और दोनों लगभग सामाजिक और जातिगत देखें तो सेम ही है। नहीं, देखिए मैं एक चीज फिर कहना चाहूंगा कि मोदी जी का तुलना इन लोगों से हम लोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का जो बैकग्राउंड है, आप देखिए गुजरात जैसे राज्य में वो जिस समाज से आते हैं उसकी संख्या कितनी है, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी उस कार्ड को यूज नहीं किया। जब वो देश के प्रधानमंत्री भी जब चुन के आए 2014 में, तो विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू किया। उन्होंने कभी भी अपने से नहीं कहा, लेकिन ये राजनीति की सच्चाई है। और मोदी जी पॉलिटिक्स अगर में हैं, सामाजिक क्षेत्र में है, तो सत्ता में बने रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो सत्ता में रहने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो टूल्स यूज करती हैं, लेकिन उनका टूल्स बिल्कुल डिफरेंट है। उनका टूल्स है वर्क, काम, इम्प्लीमेंटिंग। हम कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचे, हम कैसे हर योजनाओं को ग्रास रूट तक लेके जाएं। जिस तरीके से उनका जनता 1 to 1 जो कनेक्ट करने की जो क्षमता है, आप बता दीजिए, आप भारत देश में ऐसा कौन सा राजनेता हुआ है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो इतनी सभा किया हो, जो इतना दौरा किया हो, जो इतना कम्युनिकेशन किया हो। सही बात है। वो हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं। वो आज भी वो युवाओं के बीच में परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों से, छोटे बच्चों से, जिनका कोई वोट बैंक, कोई वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बीच में जाते हैं। तो ये दिखता है कि उनका जो कॉज है नेशनल इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट में है। और जिस तरीके की चुनौतियां हैं भारत के सामने, उस चुनौती को समझते हैं, क्योंकि जब तक भारत आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ नहीं करेगा, तब तक जिस तरीके से हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से, भारत क्रम्बल कर जाएगा। और इसीलिए मोदी जी इस चीज को जानते हैं, क्योंकि देखिए सोसाइटी को बांटना बड़ा आसान है जी। अंग्रेजों ने भी बांट के रूल किया 200 साल तक। उसके पहले जो इन्वेडर्स आए उन्होंने भी सोसाइटी को बांटा, और स्वतंत्रता के बाद से भी कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसने भी शुरुआत के जो 50 साल थे उसने भी डिविसिव पॉलिटिक्स किया। उसने भी समाज के सबका ग्रोथ नहीं करना चाहा ना, कुछ वर्ग का ग्रोथ करना, सिर्फ नारा दिया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नारा नहीं है बल्कि काम है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि आज मतलब हर जगह से जो विपक्ष की जो स्थिति धीरे धीरे, जो लोग सवाल, जो क्वेश्चन हो रहा है, जो आज भारत का युवा जो इतना एस्पिरेशनल हो गया है, कैसे हो गया? क्योंकि एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सब चीज दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें को भी तुलना करना चाहिए, तब जाके हम एक सब समाज की कल्पना कर सकते हैं। आखिरी सवाल है सर मेरा कि क्या, फिर से घूम के हम आते हैं उसी सवाल पे, कि क्या नीतीश कुमार के बाद बिहार में कोई ऐसा नेता है जो सामाजिक न्याय की जो उनकी राजनीति है उसको आगे लेके जा सकता है? देखिए पंकज जी, ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि इन सब ने 25 साल 30 साल रेगुलर पॉलिटिक्स में बिहार का नेतृत्व करने का बिहार की जनता ने मौका दिया, लेकिन आज आपने जो सवाल किया, कोई फेस दिख नहीं रहा है। और किसी भी समाज में या राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी फेस बनाता है, उसको मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है लोगों के बीच में जाने का, अपना सक्सेसर तैयार करता है। और ये सारे सब छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, वो चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो। रामविलास पासवान जी तो चले गए, अब नहीं रहे, तो उनके बेटे चिराग जी उस लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन परिवार में उनके भी डिवीजन है। तो मुझे लगता है कि ये एक वैक्यूम है, ये क्राइसिस है बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना सक्सेसर,
अपने ही पार्टी से निकाल के खड़ा नहीं किया, जिससे कि आगे वो नेतृत्व कर सके। तो एक चुनौती है। और मैं ये मानता हूं कि देखिए, कोई भी समाज जो होता है, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं ना, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, कोई भी चीज खाली नहीं रहता है। तो जनता, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स में, तो ये जनता, ये जो वैक्यूम है उसको ठीक कर ले। तो क्या सर, आखिरी सवाल ये, क्या आपको लगता है कि जदयू नीतीश कुमार के बिना टिक पाएगी? देखिए, ये चीज कहना कि किसी के बिना कोई चीज नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि ये एक गलत थॉट प्रोसेस है। क्योंकि हर व्यक्ति का और हर समाज में कोई ना कोई आता है जो उस चीज को लेके चलता है जी। तो नीतीश जी नो डाउट आज के डेट में जिस प्रकार से बिहार में अपने पार्टी को स्थापना से लेकर अभी तक लेके पहुंचे हैं, आप नीतीश जी को देखिए तो उनको बनाने वाले कौन थे? पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन फिर भी उसके बाद से इन्होंने लेके यहाँ तक लेके आए। अगर नीतीश जी सक्रिय राजनीति से अपने आप को संन्यास लेते हैं या जाते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई खड़ा होगा, कोई ना कोई आएगा। लेकिन अभी आज के डेट में तो कोई फेस नहीं दिख रहा है और ना ही किसी का इंडिकेशन है उनके तरफ से कि हम अपना सक्सेसर किसको बनाएंगे। कुछ मीडिया जो है सर आर्टिकल लिख रहे थे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा टिकते हैं, विलय नहीं करते हैं या विलय नहीं करते, तो त्रिवेणी संघ में 2 संघ के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री बन गए और तीसरा बच गया। तो जिस दिन नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे, उस दिन जो जदयू का जो वोट है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाके सेगमेंटेड हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और ये बेसिकली इसका अभी जवाब नहीं दिया जा सकता। जी जी। क्योंकि ये बिल्कुल अब सोसाइटी या समाज में जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि लेकिन आज की डेट में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। हो सकता है कि आने वाले समय में जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वो बिहार की जनता इस चीज को समझे और फिर से उनकी जो कमियां थी उसको इग्नोर करते हुए फिर से वो स्थान दे। लेकिन अभी आज के डेट में तो संभव नहीं दिख रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिहार का मतदाता जो है सर पहले से काफी सजग हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, और जाति भी अब मायने रखती है उसके लिए खास करके। लेकिन जैसे सर युवा जो है अब भी रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, जो कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2025 में मुख्य मुद्दे जो हैं वो सरकारी नौकरी, जिस तरीके से 20 में घूम घूम कर तेजस्वी ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख सरकारी नौकरी, जिसके बदौलत उनको सबसे ज्यादा सीटें भी आई थी एक। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2025 में भी जो रोजगार है, शिक्षा है और जो कानून व्यवस्था है, इन्हीं मुद्दों पे बिहार वोट करेगा? देखिए पंकज जी, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। आपने जितने जो चाहे शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या उनके भागीदारी हो, रोजगार हो, अगर इन सारे विषयों को अगर बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज समझ जाए और उसको एड्रेस करना शुरू कर दे, तो जो बिहार की जो चुनौतियां हैं, जो बिहार की जो समस्याएं हैं, वो सारी चीजें एक झटके में ठीक हो सकता है। क्योंकि देखिए, आज ऐसा नहीं कि बिहार के युवाओं के पास पोटेंशियल नहीं है, बहुत क्षमता है वहां पे, लेकिन हम माइग्रेशन को नहीं रोक पा रहे हैं। ये फेल्यूर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का है कि आप एजेंडा क्या लेके आते हो। केंद्र से पैसा भी जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी माइग्रेशन नहीं रुक पा रहा है। आप वहां पे जब तक आज की इस जो विश्व वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के हिसाब से जब तक आप अपने आप को योजना के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग चुनौती है। बिहार में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप देखिए हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना कल्चर है, एक अपना प्रोडक्शन है, एक अपना मेथड्स है। बिल्कुल। तो ये सरकार का दायित्व तो बनता है कि हमें वहां के जनता के हिसाब से उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि जो लोगों का जो एवरेज इनकम है उससे हम ऊपर लेके जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार आज बिल्कुल देखिए, शुरू से ही स्वतंत्रता के बाद से लेके 90 तक और 90 से लेके 2005 और 2005 से लेके 25, अगर इस कालखंड को आप देखेंगे तो आज बिहार बिल्कुल डिफरेंट एक मॉडल पे है।
तो ये 2025 का जो मैंडेट होगा वो मुझे लगता है एक नया बिहार को लेके जाएगा, जो मोदी जी न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट लेके आगे बढ़ते हैं। और वो बोलते हैं कि जब तक पूरब का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए ये सारे राज्यों को सोचना होगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि भारत विकसित बने, भारत विकास करे, तो सबसे पहले आपको जितने पूरब के राज्य हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सबको आपको ग्रोथ में, मेन ग्रोथ में जो जीडीपी का ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेशन बिल्कुल बराबर करना पड़ेगा। तभी जाके इस देश को हम विकसित भारत बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी विस्तृत चर्चा की और हर एक उस कड़ी को आपने बिहार की राजनीति से जोड़ा और हर उस जटिल से जटिल जो बात थी उसको आपने बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत करने का आपने काम किया। तो दोस्तों, आप देख रहे थे द अपीलिंग भारत और इस खास एपिसोड में हम कवर कर रहे थे बिहार के उन तमाम सारे क्षेत्रीय दलों के नेता जो परिवारवाद की राजनीति की उपज हैं और जो संघर्ष से भी निकले हुए हैं। और मैं आपका होस्ट एडवोकेट पंकज कुमार और हमारे साथ आज जो गेस्ट थे वो डॉक्टर मनोज कुमार थे, जिनके साथ हम इन विषयों पर चर्चा कर रहे थे। अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप बिहार से हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आने वाला है बिहार का चुनाव 2025। तो हम जिन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे वो आपको बिहार की राजनीति को देश दुनिया में कहीं भी बैठे होंगे तो वो समझने में सहूलियत होगी और बैठे बैठे आप बिहार की राजनीति को समझ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की राजनीति से जुड़े हुए और भी जो पहलू हैं, जैसे कि माइग्रेशनल इकोनॉमी जो है, पलायन जो है उसका एक अर्थतंत्र है, जो शिक्षा है और तमाम सारे वहाँ मुद्दे हैं, बाढ़ की समस्या है, तो बिहार में समस्याओं की कमी नहीं है, फिर भी बिहार आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा है। जो 2005 का बिहार था वो अलग था और जो आज का बिहार है बिल्कुल अलग है। पहले मर्डर हो जाते थे, हफ्तों पुलिस नहीं आती थी, आज कहीं कुछ भी होता है क्राइम, पुलिस तुरंत पहुंचती है और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई भी होती है। तो पहले एक फेल्ड स्टेट की थ्योरी के अंतर्गत बिहार कवर हो रहा था और आज एक उभरते हुए बिहार की श्रेणी में बिहार कवर हो रहा है एक स्टेट के। तो आप इसी तरीके के जो भी वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ विशेषज्ञों की एक बहुत बड़ी टीम है जिनके साथ हम इन सारे विषयों पे चर्चा करते हैं और हम लोग बिल्कुल ही सीरियस हैं, ये बिल्कुल मजाक का विषय नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं कि राजनीति जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है और हम एक पॉलिटिकल टूरिज्म कर लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बिल्कुल सपोर्ट करें। और अगर चाहते हैं हमसे संपर्क करना तो हमारा ईमेल आईडी है theappealingBharat@gmail.com पर आप हमें मेल करके संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।